नमस्कार दोस्तों, एमपी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन के साथ आपके सामने आए हैं जो कि कोस्ट गार्ड नाविक डीबी का प्रैक्टिस मॉडल पेपर है। तो बिना समय गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक बाल्टी 80% भरी होती है तो उसमें 2 लीटर ज़्यादा पानी होता है, बजाय जब वह 2/3% भरी होती है। बाल्टी की क्षमता ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि बाल्टी 80% भरी होती है तो उसमें 2 लीटर ज़्यादा पानी होती है। यदि 80% बाल्टी भरी है तो 2 लीटर ज़्यादा पानी होता है, बजाय जब वह 2/3% भरी होती है। यदि हम 80% में 2/3% क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या 2 लीटर पानी पता चल जाएगा। तो 2/3% को क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 80% माइनस 200% अपॉन 3% कर सकते हैं हम। अब यदि हम इसका एलसीएम ले लेते हो तो कितना हो जाता है, 240 माइनस 200% हो जाता है अपॉन 3। इधर 2 चलेगा ही, इक्वल टू 2 लीटर। अब क्या करते हैं, 240 माइनस 200 करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 40% हो जाएगा। 40% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 लीटर हो जाएगा पानी इधर। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 6 लीटर है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को पूरी बाल्टी की क्षमता ज्ञात करनी है, मतलब 100% ज्ञात करना है। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाता है 6/40 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल। तो क्या दोस्त, यहाँ पे हम और अच्छे से कर लेते हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा, अब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्का 2 तिहाई 6, मतलब 5। और ऊपर कितना बचा, 3 और 5 बचा है, इसलिए कितना 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 तिहाई 15 लीटर इक्वल टू 100% हो जाएगा 15 लीटर। इसे हम साफ से और अच्छे से लिख सकते हैं। इसके इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 लीटर। इसका राइट आंसर 15 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो कितना लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए। तो इसने एक व्यक्ति ने 20% के लाभ पर कुल साइकिलें 2 साइकिलें खरीदी हैं, तो उसने प्रत्येक साइकिल को कितने 3500 रुपये में खरीदा था। तो हमारा दोनों साइकिल का सीपी कितना हो जाएगा, हमारा दोनों साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है, दोनों साइकिल का सीपी कितना हो जाएगा, दोनों साइकिल का सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 7,000 हो जाएगा। 3500 प्लस 3500। ठीक है, तो अगर अब इसमें क्या बोला कि एक आदमी 20% के कुल लाभ पर, इसमें 7,000 पर उसने 20% जब लाभ लिया, तो 7,000 पर 20% जब 7,000 पर 20% का जब उसने लाभ लिया तो कितना हो जाएगा, 7,000 का 20%, डबल जीरो कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 1,400 रुपये हो गया। ठीक है, 1,400 रुपये का लाभ हो गया। तो अपन के पास एसपी, और उसने तब बेचा, उसकी कितने पर, दोनों बेच रहा है ना, तो 20% लाभ पर 2 साइकिलें बेच दिया, तो उसका एसपी हो जाएगा 1,400 प्लस 7,000 कितना, 8400 हो रहा है। ठीक है, 8400 उसका क्या हो जा रहा है, एसपी हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जब 84 एसपी हो गया, तो उसमें हमें उसने पहले वाले व्यक्ति से कितना लाभ लिया है, 5% का। तो हम पहले वाले साइकिल क्या ज्ञात करते हैं, तो हम 5% लाभ पर पहली वाली साइकिल क्या विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको अभी क्रॉस कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम एक पहली साइकिल का सीपी कितना है, 3500 है। 3500 का जब हम 5% उसको लाभ देते हैं तो मतलब 105% हो जाएगा, या कि फिर हम 105% हो जाएगा, 105/100। ठीक है ना, तो 00 कैंसिल हो जाएगा। 105 और 35 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3675 हो जाएगा। पहली बारी का सीपी के सेलिंग प्राइस कितना होगा, जब 5% लाभ लेकर बेचा तो 3675 में बेचता है वह। तो और हमारे दोनों साइकिल का सेलिंग प्राइस कितना था, 8400 था। तो 3675 क्या करेंगे, 8400 में
माइनस कर दें, जब 84 से हम 3675 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4225 रुपये क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हमारे पास इतना इतना एक, जब 3675 घटाते हैं 8400 में तो कितना बचता है, 4225 रुपये हमारा बचता है। तो ये क्या हो गया, ये दूसरे साइकिल क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब विक्रय मूल्य हो गया। तो अब हम क्या ज्ञात करना है कि हमें दूसरे साइकिल पर ज्ञात करना है कि कितना हमें प्रॉफिट होता है। हमारी साइकिल कितने की थी, 3500 की थी, और हम बेच कितने में रहे हैं, 4225 रुपये में। तो अगर हम 4225 से 3500, जब 4225 में क्या करते हैं, 3500 घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 1225 रुपये। जब घटाते हैं तो 1225 रुपये। तो ये क्या हो गया, हमें एक साइकिल दूसरी साइकिल में प्रॉफिट होती है इतनी, जब दूसरी साइकिल पर इतनी प्रॉफिट होती है तो इस प्रॉफिट, अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं इसको, 1225 रुपये, हम 1225 रुपये प्रॉफिट कितने पर हो रही है, दूसरी साइकिल पर। दूसरी साइकिल क्रय मूल्य क्या है, हमें हमेशा जो प्रॉफिट होती है वो CP पर, कॉस्ट प्राइस पर होती है, इसलिए दूसरी पेज इस करते हैं, 1225 रुपये की प्रॉफिट किस पर हो रही है, 3500 रुपये पर हो रही है। तो अब इस परसेंटेज पे ज्ञात करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, डबल जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। अब जब 35 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है, तो 35 से 35 बार में कट जाएगा, अतः है 35% की प्रॉफिट हो रही है दूसरी साइकिल पर, ठीक है। तो अतः इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 35% हो जाएगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहले हम दो संख्या मान लेते हैं, माना संख्या A और B है, ठीक है। ये दो संख्याओं का योगफल, चलिए हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, A प्लस, मान लो संख्या A और B माने हैं, तो A प्लस बी इक्वल टू कितना है हमारा 13 है, और A इंटू बी इक्वल टू कितना है 97 है, ठीक है। ज्ञात करना है सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे वर्गों का योग दिया है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 97 दिया है A इंटू बी ज्ञात करना है, ठीक है ना, ज्ञात करना है। तब इसके लिए क्या करते हैं, A प्लस, यदि तब हम इसके लिए क्या करते हैं कि A प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं इक्वल टू कितना होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है ना। तो यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू हमें क्या दिया, 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो संख्याओं को वर्गों का योग कितना 97 दिया है, और प्लस 2AB दिया ही है, ठीक है ना। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, 169 में जब हम 97 इधर आएगा तो 97 माइनस हो जाएगा इक्वल टू 2A बचेगा, ठीक है ना। अब हमें ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए बी की वैल्यू कितना, 169 में 97 घटाते हैं तो कितना बचता है, 72 बचता है, 72 बचता है, ठीक है ना। और बट यहाँ दो मल्टीप्लाई में तो यहाँ जाएगा बटे में हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, हमें ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी, जो कि 36 यहाँ राइट आंसर होगा, 36 राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है, यदि इनमें किसी अन्य वस्तु यक्स भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो वस्तु जो यक्स हम वस्तु लिए हैं उसका भार हमें ज्ञात करना है, चलिए तो हम ज्ञात करते हैं इसे। 25 वस्तुओं का अगर औसत भार देखा जाए तो 25 गुणे 50 kg कर सकते हैं, तो कितना जाता है, 25 पंच 125, मतलब 1250 जाता है, ठीक है। और हम 26 वस्तु, जैसे 26 वस्तु लेते हैं तो क्या होता है, मतलब एक वस्तु जब लेते हैं तो उसका 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो 26 वस्तु लेने पर क्या होता है, 500 ग्राम में बढ़ता है। तो इसका अगर देखा जाए 500 ग्राम बढ़ता है, तो 26 वस्तु का अगर किलो में देखा जाए तो कितना 13 kg हो जाएगा, 13 kg वजन बढ़ता है। तो यहाँ देखिए 25 वस्तु का औसत भार कितना है, 50 है, लेकिन हम जब 26 वस्तु लेते हैं तो क्या हो जाता है, 13 किलो वजन बढ़ता है। तो अगर हम 50 में 50 प्लस 13 करते हैं तो हमें 26 वस्तु, जो लास्ट वाली वस्तु जो हम वस्तु ऐड किए हैं इस पर, उस वस्तु का वजन मिल जाएगा। तो 50 और 13 जब जोड़ते हैं उस पर तो कितना आ जाता है, 63 kg आ जाता है, जो कि लास्ट में जो बस kg
जो कि लास्ट में जो वस्तु हम जोड़े हैं उसका वजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो, जो 63 है वो राइट आंसर होगा। इस पे एक लास्ट ऑप्शन था जो कि यहाँ पे किसी कारणवश कट हो गया है, बाकी 63 राइट आंसर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है। देखिए मित्र दोस्त, जो हमारे पास जो शेष बचता है उसे इस पे क्या करना है, हमें बड़ी से बड़ी संख्या करना है, और इसमें जो शेष बच रहा है तो शेष को क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं, तो हमें उस वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो उससे पूर्णतः डिविजल हो जाएगी। तो 1657 में 6 शेष बचता है और 2037 में 5 शेष बचता है। तो 1657 में जब 6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1651 बचता है, और 2037 में जब 5 घटाते हैं तो 2032 बचता है, 2032 बचता है। ठीक है ना। अब हम इनके छोटी छोटी संख्या याद करनी है, इसलिए हम इन दोनों क्या लेते हैं, HCF लेते हैं, HCF। ठीक है ना। जब HCF लेते हैं, अब HCF और 2037 की जब हम क्या करते हैं, HCF लेते हैं, 1657 में जो 6 घटाए तो कितना बचा था हमारे पास, 1657, तो 1651 बचा था, 1651 बचा था, और 2032 बचा था, 2032। अब इसका HCF लेते हैं तो हम क्या बचता है, HCF कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल के हम वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे जिससे ये दोनों क्या होता है, पूरी तरह डिविजुअल हो जाए। तो इन दोनों का जब अंतर निकालते हैं तो कितना आता है, 381 बचता है। अब 381 पूरी तरह डिविजुअल नहीं होते हैं, तो हमें मतलब 381 पूरी तरह डिविजुअल हो जाते हैं, लेकिन हमें वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें से अगर इसको हम क्या करें, 127 तिहाई करते हैं तो 127 ये भी पूर्णतः डिविजल हो जाता है और ये भी पूर्णतः डिविजल हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन के थ्रू भी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 127 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 मीटर एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी को व्यक्ति जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। तो जब कोई व्यक्ति मतलब किसी जब ट्रेन की दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है और ट्रेन भी उसी दिशा में चल रही है तो क्या होता है कि दोनों की चाल क्या होती है, घट जाती है। ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, ट्रेन की तब हम एक फार्मूला होता है, जैसे फार्मूला जानते हैं हम सब, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। ठीक है ना। इसे सब जानते ही होंगे। इसलिए यहाँ पे हम टाइम कितना दिया है, 10 सेकंड दिया है, इस डिस्टेंस कितना दिया है, 125 मीटर, डिस्टेंस 125 मीटर दी है। ठीक है ना। 10 सेकंड 125 मीटर, और स्पीड ज्ञात करना, स्पीड कितना हो जाएगा, x-5 हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है और ये सेकंड पे है टाइम, तो हम क्या करते हैं, इसको घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो 10 सेकंड को अगर हम घंटा में चेंज करते हैं तो 10/3600 से कर देंगे मल्टीप्लाई, अपन भाग कर देंगे, और रुकिए इसको साइड पे लिख लेते हैं पूरा साफ करके। इसको हो जाएगा 10 बटे 3600 हो जाएगा, और इसको हो जाएगा 125 बटे x-5, और 125 क्या है, मीटर है, इसलिए इसको किलोमीटर पे जब चेंज करते हैं तो अपॉन 1000 कर देंगे। ठीक है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 पंचे 125, अब 25 चौको 100 थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 25 चौको 100 हो गया। ठीक है ना। अब 4 एकम 4, 4 9 36 हो गया। ठीक है। अब 9×5 x-5 इधर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 45 हो जाएगा। ठीक है ना। 9×45 हो गया। अब x बराबर तब कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। कि 25/281 का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसको हम परिवर्त विधि से ज्ञात करते हैं। तो चलिए परिवर्त विधि आप सबसे बात ही होगी,
हम ज्ञात करते हैं 25 to 81, ठीक है ना। इसको परिवर्तित विधि से ऐसे ज्ञात करते हैं, लास्ट से 2 पेयर बना लेते हैं। अब 2 है तो 1 इंटू 1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे दोनों को फिर क्या करते हैं, प्लस करते हैं, दोनों जब प्लस कर देंगे तो क्या 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे 2 पेयर लास्ट के उतारेंगे तो 5 और 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो संख्या यहाँ पे लेते हैं वही संख्या यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 21 लेते हैं, 1 लेते हैं तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा, लेकिन अब दोनों को भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। 21 से कम 21 हो जाएगा तो वो छोटा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ऐसी कोई संख्या लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 25 लेते हैं तो 25 पंच कितना होता है, 125 होता है, तो हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं और यहाँ भी 5 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही संख्या ऐड करना पड़ता है 5, तो 25 पंच 125 हो गए, तो 125 ये हो जाएगा। और ये कितना जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 7 5 12 7 बचेगा, और ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 27 बचा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लास्ट के 2 निकल आएंगे, उतराएंगे ए, 2781 हो गया। अब हम ऐसा कोई अब इसमें क्या हो जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा, ये 30 हो गया। अब इसमें कोई संख्या ऐसी लेते हैं जो कि इसको मल्टीप्लाई करने पर इसके नियरेस्ट या कि इसी संख्या के बराबर आ जाए। तो अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो 301 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी उससे करना पड़ेगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 9 ले लेते हैं, ये 9 ले लीजिए। 309 को मल्टीप्लाई जब 9 से करेंगे तो इसका मतलब 27 करते हैं तो कितना आता है, 2781 आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 159 हो जाएगा। 159 का वर्गमूल होगा 25,281, ठीक है। आराम से हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे 5 चूज कर लिए और उसके बाद हमें यहाँ पे तो कहीं भी दिख भी नहीं रहा कि 5 और दूसरा है, तो हमें 9 का गुणा भी ना करना पड़ेगा और कम समय पे ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। 1 से 55 के बीच अभाज्य संख्या की मध्य क्या ज्ञात करना है। थोड़ा तेज बोलो ना, आवाज़ थोड़ी ना हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, 1 से 55 के बीच की अभाज्य संख्याओं का मध्य क्या ज्ञात करना है हमें। तो इसके लिए कोई दूसरा तरीका होता नहीं है, तो एक सूत्र से हम कर सकते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि पहले हमें 1 से 55 के बीच की पूरी अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। तो 1 से 55 की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 55 के बीच पूरी अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा, जो कि होती हैं, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, और 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है, और 23 होती है, 27 होती है, 27 नहीं तो 29 होती है, 31 होती है, और 35 हो नहीं 37 होती है, 39 होती है, 41 होती है, 39 नहीं होती है, सॉरी 39 नहीं होती है, 41 होती है, 43 होती है, 47 होती है, और 53 होती है, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से ये संख्या कितनी हो जाती हैं, टोटल 16 संख्या हो जाती हैं, ठीक है। तो अब 16 संख्या हो जाती हैं, अर्थात यहाँ क्या होता है कि यन बराबर क्या हो गया, 16 संख्या हो गई। इसलिए हमें यहाँ अब इसकी मध्य का ज्ञात करना है। तो मध्य के लिए एक सूत्र होता है कि यन बाई टूवा पद अब प्लस यन बाई 2 प्लस 1वां पद, ठीक है, अपॉन 2 होता है, जैसे एवरेज का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें यन बाई 2 पद, इसमें यन बाई 2 पद क्या हो जाएगा हमारा 8, इसमें यन बाई 2 पद मतलब 16/2 और प्लस 16/2 प्लस 1वां पद अपन 2, अर्थात क्या हो जाएगा 8वां पद हो जाएगा, 8वां पद और प्लस 8 प्लस 1 9वां पद, ठीक है ना। तो इसमें 8वां पद कौन सा होता है, इसमें हमने जो सीरीज लिखा था उस सीरीज में आप देखेंगे तो इसमें 8वां पद क्या है, इसमें 8वां पद था 19, इसमें 8वां पद था 19 और प्लस 9वां पद था क्या 23। अब दोनों का निकाल देना है, तो 19 से कितना हो गया 42 हो गया, और 42 को जब 2 से भाग करेंगे तो 21। अतः इसका जो माध्य 1 से 55 के बीच जो अभाज्य संख्या है उनका जो माध्य होगा 21 होगा, इसलिए 21 विल बी राइट आंसर। यह एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसलिए इस चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं पेपर में। 23 मल्टीप्लाई 31 का मल्टीप्लाई जो हमारे पास कितना है 713 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है 0.00713 भागे 3.1 मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब हमारे पास दिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, भाग वाला 0. इसको लिख सकते हैं 0.0713 अपान कितना हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। तो क्या कर दशमलव जब हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ पे 4 0 2 5 मतलब 1
5 लग जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दशमलव इसका हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, ठीक है ना, 10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो बचे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 713/30 फर्स्ट गुणे 140 जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन 713 को क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं। 713 क्या लिखा था, 23 गुणे 31 अपॉन कितना था हमारे पास, कितना था यहाँ पे था हमारे पास 31 इंटू 4 जीरो इसके थे, ठीक है ना। 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा, और जब 23 में इस 4 जीरो लगेगा तो इस 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इसका हो जाएगा 0.0023 आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन राइट है। यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हों तो तीसरे कोण का माप ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो पहले तो आप सब समझ लीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसके दो कोण क्या हो, समान हो। अगर एक कोण और एक कोण क्या हो गए, मतलब जितने भी होंगे, मतलब दोनों ये भी कोण बराबर होगा, ये भी कोण बराबर होगा, ठीक है ना, वही समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन उसमें क्या, जब भुजाएं बराबर होती हैं तभी कोण बराबर होते हैं। इसे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। वो गलती से हमने ऊपर बोल दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हैं तो तीसरे कोण का माप ज्ञात करना है। चलिए हम तीसरे कोण का माप ज्ञात करते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि तीसरा कोण यक्स है, ठीक है ना। तो क्या बोला है कि तीसरे कोण से जो दो बराबर कोण हैं तीसरे कोण से दुगने हैं। तीसरा कोण एक्स है तो दो कोण जो होंगे, एक पहला 2x होगा और दूसरा भी 2x होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि तीनों कोण का योग कितना होता है, 180। तो 2x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 180 बराबर हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा। 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जब 180 हो जाएगा 5x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन जो डी है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। 27x³ माइनस 9x² प्लस 3x माइनस 8 को 3x+2 से यदि हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, हम शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम शेषफल क्या करते हैं कि 3x जिसे हम भाग करना है भाजक से, जो भाग 3x+2 है, यहाँ अगर इसके बराबर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -2/3। अगर हम x की वैल्यू इस जो इक्वेशन बहुपद दिया है ना, पॉलिनोमियल दिया है, इस पर हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू अगर सेटिस्फाइड करवाते हैं तो जो भी मान बचेगा, चाहे वो 0 हो और चाहे जो वैल्यू बचती है वही इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाता है। तो ठीक है, चलिए देखते करते हैं हम इसे, ठीक है। तो चलिए x बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू -2/3, ठीक है ना। तो हम इसे क्या करते हैं, रखते हैं इस पर। तो 27x³ मतलब 2/3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस इसका हो जाएगा, x की वैल्यू आई थी उस वैल्यू को हम क्या इस इक्वेशन पर रख दिए हैं। तो क्या हो गया, -2/3 क्यूब हो गया x की जगह, और -9x², तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक, चलिए यहाँ पे हम x की वैल्यू रख दी है। तो ये क्या हो गया, 27x³ है, तो 27x की वैल्यू क्या हो गई, -2/3 आई थी हमारी, तो -2/3 का क्यूब कर दिए हैं यहाँ पे, ये हो गया। और यहाँ पे माइनस आया, माइनस के बाद 9x², 9 हो गया, x की जगह क्या है -2/3 है, स्क्वायर हो गया, और प्लस 3x है तो +3, और x की वैल्यू -2/3 और -8 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन में वैल्यू पुट किए हैं अभी हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 27 हो गया, और 2 का क्यूब करेंगे तो -8/27, -2/3 क्यूब करेंगे तो -8/27 आएगा, और ये हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई 4/9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए, ठीक है। और प्लस 3 गुणे -2/3 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम 27 से 27 कैंसिल कर देंगे, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, -8 बचा, -4 बचा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, और -8 बचा। तो क्या बचा, -8
-4 -2 -8, ठीक है ना। हाँ 22 हो गया ना। 12 2 14 और 14 8 4 12 22, मतलब -22 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, ठीक है। हाँ सही। रुपये 6,000 पर क्या हो गया? 6,000 पर 10% अर्धवार्षिक दर की दर से 1.5 साल में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। इसमें सीआई का क्वेश्चन है। तो लेकिन इसमें क्या है कि जो रेट है वो अर्धवार्षिक है, मतलब छमाही है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि जब इस प्रकार होता है तो रेट क्या होता है, आधा हो जाता है और समय क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो रेट इसमें क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, क्योंकि 10% है, जो छमाही ब्याज है, इसलिए इसमें रेट 5% हो जाएगा। और समय टाइम क्या हो जाएगा, 1.5 वर्ष है, इसलिए इसका 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जब इसमें रेट क्या है, 5% है, तो 5% को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में 1/20 लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है ना। तो अगर हम 3 वर्ष के लिए देखते हैं तो 20 से एक ब्याज मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर 20 से पहले वर्ष के लिए 20 से 21 हो गया, दूसरे वर्ष के लिए भी क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा, और तीसरे वर्ष के लिए भी 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो गया, इसका अगर हम करें तो 8,000 आता है, ठीक है ना। 8,000 आया। इसका करते हैं तो इसका वे 61 होता है, ठीक है ना। 92 से 61 हो गया। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हमें 8,000 और 92 से 61 जब घटाते हैं तो जो इनके बीच का अंतर, ये क्या है, ये हमारा होता है प्रिंसिपल होता है, नहीं ये क्या होता है, अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट घटाने के ब्याज निकल आएगा। तो हमें क्या 8,000 से जब 92 से 61 घटाते हैं तो हमारा जो ब्याज होता है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, वो क्या होता है, 1261 निकलती है, ठीक है ना। इसे पेश आप कर लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल है 8,000 था, अमाउंट जो 8,000 उसमें था, और रेशो ग्रुप में आया था, तो 8,000 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 8,000 की वैल्यू यहाँ पे दी है 6,000, ठीक है ना। जो 6,000 है 8,000 बार इस सब कट जाएंगे, अर्थात जो एक हो जाएगा वो एक बराबर क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे कितना हो गया, 1/6/8, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज हमारे पास क्या थी, 1261 आई थी, ठीक है ना। जब 1261 पर हम 6/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ब्याज कितना आ जाएगा, 900। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है हमारी ब्याज 945 है हमारा, 945.6। इसमें ऑप्शन के रूप में नॉन ऑफ दीज नहीं दिया है, इसलिए इसमें 946 अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं। यदि नॉन ऑफ दीज होता तो हम नॉन ऑफ दीज लगाते इस पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी की गणना करना है, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास पहले 1 किलो टमाटर कितने मिलता था, मान लो 1 किलो टमाटर की रेट कितना था, 100 रुपये रेट था, ठीक है ना। और यहाँ पे अब क्या हो गया कि बढ़ गया रेट, तो एक के जी की रेट कितना हो गया, 125 हो गया, 25% बढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन हमें खर्च कितना करना है, सुधा बोल रही है कि हम केवल 15% ही खर्च करना चाह रहे हैं। तो अपने पुराने वाले रेट से, यही इस रेट से सुधा खर्च कर रही है कितना, 1 किलो, मतलब वो 115 रुपये खर्च करना चाह रही हो पहले वाले रेट से, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या ज्ञात करना है कि अपन को टमाटर की मात्रा कितनी मिलेगी सुधा को। भाई 125 रुपये का 1 किलो मिलता है, लेकिन 115 रुपये में टमाटर कितना आएगा, तब फिर कितना हो जाएगा, 115 पे उसको टमाटर मिलेगा कितना, यहाँ लिखो ना 115 बराबर मिलता है, ठीक है ना। तो अपन को कितने में ज्ञात करना है, 115 रुपये में कितना हमें टमाटर मिल जाएगा। तो 1/125, 1/125 गुणे 115, तो अपन को क्या मिल जाएगा, टमाटर की मात्रा मिल जाएगी, ठीक है ना। तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 23/25 के बराबर, ठीक है। जब काटते हैं तो ये 23/25 बराबर हो गया। ये क्या हो गया, टमाटर की मात्रा जितना सुधा खरीदती है, ठीक है ना। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें पूछा है कि
टमाटर की कमी का प्रतिशत गणना करना। हमें पहले 1 किलो टमाटर मिलता था, अब उसको 115 रुपये में 23/25 किलो टमाटर मतलब मिल रहा है। इसका मतलब हमें कितना कम मिल रहा है, 23/25। जब इसे घटा देंगे तो कितना अब टमाटर मिल जाएगा अपन को, टमाटर मिलेगा 25 से कम 25 हो जाएगा 23, 2/25 कम टमाटर मिल रहा है। इतना हमें टमाटर क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो ये जब इतना कम मिल रहा है तो अब हम क्या ज्ञात करना, प्रतिशत की गणना करनी है। 2/25 की 2/25 हमें कम मिल रहा है ना, 2/25 जो मिल रहा है किस पर, 1 किलो टमाटर पर कम मिल रहा है, 1 किलो टमाटर पर। तब इसे अब हम परसेंटेज में करना चाहते हैं तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गलत हो गया, ठीक है ना, ये तो तुमने बता। अब परसेंटेज में हम वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। ये 2/25 हमारे पास है, इसको परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हैं ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, अर्थात हमें 8% टमाटर क्या मिलता है, पहले से कम मिलता है, ठीक है। नंबर सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ₹65 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को क्रमिक छूटों के बाद ₹56.16 में 1/6 में खरीदा गया, जिसमें से पहली छूट 10% है, दूसरी छूट ज्ञात करना है, ठीक है ना। जो 65 है यहाँ पे सूचीबद्ध का मतलब अंकित मूल्य है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि 65 अंकित मूल्य पर कितना 10% छूट में मिल गया, तो 65 पर अगर हमें 10% की छूट मिलती है तो 10/100 कर सकते हैं इसको, एक जीरो कैंसिल हो गया, बटे 10 तो 6.5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम 65 पे 6.5 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 58.50 आता है, 5 आता है, ठीक है ना। अब बेच कितने में, दूसरा खरीदा कितने में है, इसके बाद 56.16 में खरीदता है, ठीक है ना, कोई दूसरा बंदा खरीदता है, ठीक है। तो जो 56.16 खरीदता है और इतने की वस्तु है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 56 अगर इसमें से 1/6 घटाते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो प्रॉफिट है या कि लॉस है जो हम पर होती है वो मिल जाएगी। जब 56 की, हाँ जो भी मतलब प्रॉफिट लॉस बोल रहे हैं, तो वही जो डिस्काउंट हमें वो पता चला कितने रुपए का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो उसके हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे। तो इसमें हम मिल रहा है डिस्काउंट, जब इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 2.34 आता है, ठीक है ना। इतना हमें छूट मिल रही है, तो ये छूट किस पर मिल रही है, 58.50 पर, 58.50 पर हमें छूट मिल रही है, कितना, 2.34 की। वो ऊपर जाता है वो। सॉरी यहाँ पे मिसिंग हो गई थी, 2.34 है, जो ए होता है ऊपर जाता है ना, तो 2.34 ये छूट मिल रहा है, कितना, 58.5 पर। अब इसे हम परसेंटेज भी चेंज करना चाहते हैं, परसेंटेज भी चेंज करना है तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम जीरो यहाँ पर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कैंसिल। चलिए अब इसे कट करते हैं, तो एक जीरो से कलर चेंज नहीं हो, क्या कलर चेंज कर लेते, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया। अब एक जीरो क्या, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, इस 10 की जगह कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब 58 16 लिख रहा था, 15। चलिए अब यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 2100। ये जो ये है दशमलव काट, ये जो है दशमलव काटने के लिए मैंने लाइन खींच दी थी, यहाँ पे हमारे पास बचा है, क्योंकि मैं पूरा साफ कर लेता हूँ, 23, इसको मैं पूरा साफ कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2340 बचा था यहाँ पे, और यहाँ पे बचा था 58.50, ठीक है ना। 58 नहीं, 585 बस बचा है। सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, 550 बचा था, तो इसको वो जब 4 बार, ये 4 बार में पूरी तरह डिविजल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4% अपन को क्या हो रहा है, दूसरा छूट मिल रहा है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो इसमें बोला है 65 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट पर दिया जाता है, तो इसे लास्ट में कितने बेचा जाता है कि
65-16 पर बेचा जाता है शायद, 65-16 पर शायद ना। बेचा जाता है, खरीदा गया था। तो जिसमें से पहले छूट 10% दूसरी छूट अपन ज्ञात करना, ठीक है ना। तो 65 का हम 10% निकाले थे तो कितना आया था, हमें 6.5 आ गया था। जिस 65 पर हम 6.5 जो 10% छूट था उस घटा दिए तो हमारे पास कितना बचा था, 58 दशमलव, ये बचा था 58.5 बचा था, ठीक है ना। तो जब हम अब 58.5 बचा था और हम वस्तु को कितने में क्या करें, खरीद रहे हैं, 56.16 खरीद रहे हैं। तो जब 58.5 पर 56.16 मतलब घटाते हैं तो क्या हमें मिल जाता है, जितना हमें छूट मिली है दूसरी बार वो छूट पता चल जाती है। तो हमें इस घटाने पर कितने 2.34 की इतनी छूट मिली थी, ठीक है ना। और ये छूट हमें किस में मिली थी, जो ये वाला है ना 58.5, इस पर ये हम इसके लिए अंकित मूल्य कहला जाएगा दूसरी छूट के लिए। तो इस पर हमें छूट मिली 2.34 की, 2.34 की छूट मिली थी 58.50 पर, ठीक है ना। अब इसमें हम परसेंटेज पर ज्ञात करना है, दूसरी छूट परसेंटेज पर ज्ञात करना है, इसलिए इस पर मल्टीप्लाई 100 करते हैं और इसे परसेंटेज पर ज्ञात करते हैं तो कैसे हो जाएगा 234, ये 0 0 कैंसिल ये वाला हो जाएगा और दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा तो 2340 हो जाएगा और नीचे बचेगा क्या 585। जब 585 से इसे कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाता है, ये 4 बार में पूरी तरह से कट जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें जो छूट मिलती है वो 4% की छूट मिलती है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। प्रश्न है, 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्य कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था, तो उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात करना, ठीक है ना। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है। ये 3:1 जो है ये कितने हैं, 4 वर्ष पहले है। लेकिन हमें 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले मतलब 4A हो जाएगा और 4 वर्ष बाद मतलब 4A, तो मतलब दो एक सदस्य की कितनी आयु बढ़ेगी घटेगी इसमें। अगर हम वर्तमान 4 वर्ष बाद इनकी आयु देखेंगे, अगर इनकी 4 वर्ष पहले हम आयु देख रहे हैं तो एक सदस्य की आयु कितनी 8 वर्ष घटेगी, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या एक परिवार के 2 सदस्य कुल आयु 64 वर्ष दी है, ठीक है ना। तो 64 वर्ष में से हम एक की 8 घटाएंगे, एक की 8 और दो मतलब तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 इसमें घट जाएगी, ठीक है ना। तो अपने पास कितनी बचेगी इसकी आयु 48 वर्ष। ये हमारे 4 वर्ष पहले की आयु 48 वर्ष दोनों बची, ठीक है ना। तो हमें 4 वर्ष पहले का रेशियो कितना दिया है, 3:1 दिया है। तो हम इसके क्या कर सकते हैं, इन तीन दोनों के योग 48 दिया है तो 4 का योग कितना है 48 है, तो एक का कितना हो जाएगा, ये 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तब हमें क्या ज्ञात करना है कि तब इसका 4 वर्ष पहले इनका रेशियो सब छोटे वाले का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका इसका तो 12 हो जाएगा, इसका 12 36 हो जाएगा। लेकिन हम छोटे वाले का रेशियो ज्ञात करना है और ये 4 वर्ष पहले रेशियो है तो वर्तमान रेशियो ज्ञात करना है इसका, वर्तमान उम्र। तो इसकी वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी 12 4 16 वर्ष, ठीक है ना, 16 वर्ष, जो कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2 प्लस √2 साइन एक्स है तो 10x का मान ज्ञात करना है। साइन बटे कॉस 10 होता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉस से भाग कर सकते हैं। तो साइन बटे इसमें कॉस से क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉस एक्स से यहाँ पे कॉस एक्स कर देंगे, ठीक है ना। कॉस एक्स से भाग कर देंगे और यहाँ पे भी कॉस एक्स से भाग कर देंगे। तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x + 1 हो जाएगा और बराबर √2 10x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब इसे क्या कर सकते हैं, अगर हम 10x के बराबर लेना चाहें वैल्यू तो यहाँ पे क्या करेंगे, √2 - 1 हो जाएगा, 10x कॉमन ले लेंगे, इधर लाएंगे तो ये माइनस चला जाएगा, 10x कॉमन लेंगे तो ये √2 - 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 रहेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो किया है तो देखिए इधर जब कॉमन पे ले जाएंगे ना तो क्या बचेगा 1 बराबर बचेगा। इधर क्या कर सकते 10x कॉमन अगर लेते हैं, ये 10x कॉमन लिए तो बचेगा √2 और ये गया तो माइनस में गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब 10x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के बटे में आ जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको दूसरी साइड पे लिख लेते हैं तो 10x बराबर 1 बटे √2 - 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 10x बराबर हो जाएगा 1 बटे √2 - 1। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस में चला जाता है ऊपर जब जाता है तो 1, ये नीचे हो जाएगा √2 -
माइनस वन और √2 + 1, तो ए हो गया a + b, a - b, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, √2 का तो 2 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 का 1 बचेगा, तो इसका हो जाएगा √2 + 1, ठीक है ना, जो कि 10x के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, √2 + 1, द आंसर ए विल बी राइट आंसर। सही है, जल्दी करो। एक 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है। यदि ए और बी की गति में 1.5 मीटर का अंतर, तो ए की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन, लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। तो हम मान लेते हैं कि बी की चाल क्या है, एक्स है, तब ए की चाल कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 1.5, क्योंकि ए हरा देता है तो इसकी चाल ज़्यादा होगी तभी ना वो बी को हरा पाएगा, तो इसकी चाल इतनी ज़्यादा हो जाएगी, 1.5 ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तब अब इसमें क्या करते हैं, तब हम चाल का अंतर हमें कितना दिया है, 3 सेकंड दिया है, चूँकि सॉरी यहाँ पे टाइम का अंतर दिया है, तो ये 200 बटे ये क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, टाइम बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे टाइम का अंतर कितना दिया है, 3 सेकंड, 3 सेकंड में क्या करता है वो हरा देता है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि इस इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x² + 1.5x, ठीक है, अब -100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं रफ पे सॉल्व किया था इसको, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह तो है नहीं कि सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, और = 0, ठीक है ना। इसको और अच्छे से लिख देंगे इतना आ गया। तो फिर अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें के 1.5 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 100 है तो इसको हम 10.77 और 9.27 में तोड़ते हैं, तो इसका x² = प्लस 10.77 और माइनस, यहाँ पे दूसरी जगह सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है। इसको हम x² माइनस प्लस 10.778x माइनस 9.278x माइनस 100 = 0, मैं रफ पे किया था। और अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x + 10.778 आ जाएगा, ये 7 है यहाँ पे, और माइनस 9.278 यहाँ पॉइंट है, 278 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस वही 10.77 आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे थोड़ी देख लीजिएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो और बराबर 0 है ही, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, इस x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.77 आ जाएगी प्लस में, और आ जाएगी 9.278 आ जाएगी, और 278, और ये भी आ सकती, ये भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन माइनस में आ गई तो दूरी तो मैच में हो नहीं सकती, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, जो हमारी जो ए की जो चाल गति है ना, वो मीटर प्रति सेकंड में ये हो जाएगी, क्योंकि हम क्या माने थे, सॉरी बी की माने थे x ना, तो ए की हमारी क्या हो जाएगी, ए की हो जाएगी, इसमें 1.5 जुड़ जाएगा, इसमें 1.5 जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी ये 10.778 मीटर प्रति सेकंड। एक बार आप अच्छे से और देख लीजिएगा, समझ में आएगा, थोड़ी टाइम टेकिंग है बस। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे पास है। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये की राशि है, वह राशि का 1/5% साधारण ब्याज पर और शेष राशि को 4% साधारण ब्याज की दर पर देता है, ठीक है ना। तो 1 वर्ष बाद वह 96 रुपये कमाता है, तो 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी, तो अपन को राशि ज्ञात करनी है, तो ठीक है चलिए ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, 2,000 रुपये तो दिया है, उसमें से एक P1 है भाग P1, ठीक है ना, और एक P2 भाग है, लेकिन P2 भाग क्या कहलाएगा, शेष राशि को 4% पर दे देता है ना, तो P1 भाग जो हमारा होगा P1 भाग, और शेष राशि क्या कहलाएगी, 2,000 में से P1 घटा देंगे, जो ही बचेगा शेष राशि कहला जाएगी, ठीक है ना। तो 2,000 माइनस P1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये होगा। और इस पर कितने % ब्याज मिलता है, इस पर 5% ब्याज मिलता है, ठीक है ना, 5% हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है।
और इसमें 4% ब्याज मिलता है। 4% हटाएंगे सीधे नीचे 100 आ जाएगा। और क्या बोला है कि साधारण ब्याज दर पर देता है, और 1 वर्ष बाद जो 96 रुपये कमाता है, तो ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है। कमाता कितना ब्याज कमाएगा, जो भी कमाएगा, तो इन दोनों की ब्याज कितना मिलती है, उसे 96 रुपये के बराबर मिलती है। ठीक है ना। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं कि चाहे तो डायरेक्ट एलसीएम ले, तो 96 100 का मल्टीप्लाई कर दो। वही 100 का एलसीएम लेकर ये 96 100 कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 5P1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 8,000 हो जाएगा यहाँ पे, और -4P1 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। ये अब ये 8,000 जाएगा इधर, तो घट जाएगा, बचे कितना 1600 बचेगा। और ये क्या होगा P1 हो जाएगा, P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1600। तो अपन को जो शेष राशि P2 कहलाएगी, तो शेष राशि राशि हमारे पास कितनी बचेगी 400, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2,000 रुपये ही है। तो अपन किसकी 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी, तो 4% वाली राशि क्या है, ए वाली राशि है, P2 है। तो अपन को P2 400 रुपये जो क्या होगा राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हमारे पास है जिसे हम सॉल्व करते हैं। एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई कितना है 26 सेंटीमीटर है, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की हमें लंबाई ज्ञात करना है। इसमें जो ये मिस प्रिंट है यहाँ पे मिसिंग है, तो एक विकर्ण की लंबाई दिया है और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो एक हम चलिए समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है। एक इसका विकर्ण हो गया, एक इसका ये दूसरा विकर्ण हो गया। लंबाई भुजा की लंबाई कितनी है 26 ये दिया है। ठीक है ना। एक विकर्ण की लंबाई 48 है, तो मान लीजिए ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, क्योंकि जो दो विकर्ण होते हैं वो हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कोण बनेगा, एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहला जाएगी। और तब फिर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है ना। अब इसको ABCD कुछ नाम देना पड़ेगा, तो ABC और D दे देते हैं। ठीक है ना इसका नाम। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि OD का स्क्वायर, यहाँ पे O है, ये O है, O है और ये B है। तो आधार कर्ण का वर्ग बराबर क्या था, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्ण A कहलाएगा, BC कहलाएगा, BC का वर्ग और बराबर किसका स्क्वायर हो जाता है, आधार का वर्ग OB का वर्ग हो जाएगा, और प्लस OC का वर्ग हो जाएगा, OC का स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ BC 26, तो ये OB क्या है यहाँ पे 24 है, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -26। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलत किया है, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है ना। ये कर्ण है BC, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और ये OB क्या है, OB आधार है, और OC क्या है 14 है, 24 है, ये है लंब। तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 24 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। और ये हो जाएगा OB का स्क्वायर, तो ये 26 को होता है 676, और 24 को होता है 576, और बराबर OB का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 बराबर OB का स्क्वायर हो जाएगा, और तब OB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अतः विकर्ण, इसका टोटल विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण ये एक भाग का एक भुजा निकली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकली है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो रुकिए मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकली है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो हमें पूरी दूरी विकर्ण पूरा होता है, तो इसको क्या करें डबल होती है, ये हाफ में डिवाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगी B और D बराबर हो जाएगा 10 10 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन B विल बी राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमारा मैथ का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे अब दूसरी हमारी ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश आ जाती है। ठीक है ना। तो इंग्लिश में हमें बस ये चेक करना है कि कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, और आइडिया फ्रेज वगैरह, और या कि फिर जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स वोकेबुलरी पार्ट से तो क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं, इसलिए जितना भी कोशिश हो सके उसको पढ़ते ही रहना। तो चलिए चेक करते हैं इसको हम। व्हाट डज द गिवन आइटम्स मीन्स, अ बिटर पिल। इसमें देखना है कि अ बिटर पिल का मतलब क्या होता है, एक एडम्स है और इसमें चेक करना है। तो बिटर पिल्स का मतलब होता है अनप्लीजेंट होता है बिटर पिल्स का मतलब। ठीक है ना।
बिटरबिल का मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट। जैसे जो आइटम्स होता है ना, ये इसका अर्थ होता है अनप्लीजेंट, जो कि अप्रिय, अप्रिय होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं। नहीं रोकना है क्या? चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम क्या करना है कि एक्टिव या कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर जॉन्स टू द म्यूजियम सी ड्रॉप्ड हिम एट हिज हॉस्टल। तो अपन को इसमें टेंस पकड़ना होता है। वॉइस वॉइस में क्या होता है कि टेंस और सेंस कभी चेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या है? सी ड्रॉप्ड हिम एट हिज हॉस्टल, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है? पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है। जब पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है तो वॉइस में क्या होता है कि पास्ट इंडिफिनिट का तो पास्ट इंडिफिनिट में ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा? पास्ट की बी फॉर्म आ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द म्यूजियम प्रोफेसर जॉन्स वाज ड्रॉप्ड एट हिज हॉस्टल। इसमें वाज क्या होता है? पास्ट का बी फॉर्म होता है। इसमें जो वाज होता है, ये वाज जो है ना, पास्ट का बी फॉर्म है, ठीक है। ये वाला अभी अभी सही है, लेकिन देख लेते हैं और सभी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रोफेसर जॉन्स वाज बीइंग, जो बीइंग होता है ये प्रेजेंट का बी फॉर्म होता है। और आप तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द हैड ड्रिवन प्रोफेसर हैड जॉन्स द म्यूजियम सी हैड, ये तो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट तो ऑलवेज हो ही नहीं सकता, इसलिए द आफ्टर आफ्टर सी वाज ड्रिवन प्रोफेसर जॉन्स द म्यूजियम सी हैड ड्रॉप्ड, ये सी हैड ड्रॉप्ड ये भी परफेक्ट में है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है ना। पैसिव वॉइस है, ठीक है ना। हु इज क्रिएटिंग दिस मेस, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि हु का तो कंफर्म पता है कि बाय हुम होता है चेंज, इसमें टेंस और सेंस चेंज नहीं होगा। इज क्रिएटिंग प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये होता है इज दिस मेस बीइंग, और बीइंग भी होता है उसका बी फॉर्म होता है कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इज दिस मेस बीइंग क्रिएटेड और दिस, लेकिन क्या है कि बाय हुम क्वेश्चन शब्द है, तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या होता है कि इस पे हेल्पिंग वर्ब आती है, और इसमें क्या है ये वाले में, देखिए हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो हैज़ बीन है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। बाय हुम हैज़, ये हो ही नहीं सकता इसमें दिस, लेकिन बाय हुम क्या है? क्वेश्चन शब्द है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आती है कि हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, लेकिन दिस क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें इज है, ठीक है ना। हम चाहें तो बहुत आसानी से, वॉइस तो इतनी सरल होती है कि बहुत आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। बस हमें थोड़ी सी टेंस पता होना चाहिए, और सिस्टम सेंटेंस को सेटिंग अरेंजमेंट सेंटेंस का पता होना चाहिए हमें, बस हो गया। और इसमें कुछ नहीं होता। क्रॉस दबा के इसमें क्या करना है कि मीनिंग इज द गिवन बट 2 मार्क्स इन द आंसर शीट, ठीक है ना। अपोजिट मीनिंग इसकी चेक करना है, ठीक है ना हमें। तो हॉस्टाइल का जो होता है ना, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। फ्रेंडली होता है। ये हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? अनफ्रेंडली होता है, ठीक है ना, शत्रुतापूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पे हम पूछा क्या है? अपोजिट वर्ड पूछा है, तो अपोजिट में जॉयफुल का मतलब तो होता है आनंद होता है, जॉयफुल का मतलब, तो ये तो हो एलिमेंट हो जाएगा। हेल्पफुल मतलब सहायक होता है, ये भी एलिमेंट हो जाएगा। फ्रेंडली, देखिए हॉस्टल का मतलब क्या? अनफ्रेंडली होता है, ये होता है, लेकिन अपोजिट बताना हमें, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो मीनिंग होता है ये, ठीक है ना। आर्टिकल्स आ गए हैं, तो क्या द पेट्रोलियम, यहाँ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हैज़ प्रपोज्ड, यहाँ ब्लैंक्स है, इंक्रीज ऑफ RS ₹1 लीटर पेट्रोल फ्राम मिडनाइट नवंबर 1, ठीक है ना। तो इसमें किसी मंत्रालय का नाम जब आता है तो उसमें क्या लगाते हैं हम? आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो इसमें देख लीजिए आर्टिकल द कहाँ पे है, तो आर्टिकल द तो एक जगह, तो ऑलरेडी इसमें तो कुछ करने की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सीधे हो जाएगा ये वाला, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि किसी मिनिस्ट्री पहले आर्टिकल द ही आता है। करेक्ट ऑप्शन है बनना, ठीक है ना। तो इसमें दिया है द लोकल फुटबॉल टीम इज डूइंग बेटर। देखिए यहाँ पे जो ये लिटिल होता है और फ्यू होता है, देखिए जो लिटिल और फ्यू होता है, तो लिटिल का यूज किया जाता है
अनकाउंटेबल के लिए, और फ्यू को यूज किया जाता है काउंटेबल के लिए। तो यहाँ बेटर है तो बेटर अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ लिटिल का यूज, लिटिल वाले यूज होंगे, लिटिल द लिटिल या कि ए लिटिल होगा। तो अब देखिए ए लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव के लिए। कुल मिला के जहाँ 10% चांस हो तो लिटिल, और 90% चांस हो जहाँ तो आ लिटिल, और जहाँ आ लिटिल हो जाता है, ठीक है ना। और जहाँ स्पेसिफिक हो, जहाँ कोई चीज़ पे स्पेसिफिक कर दी जाती है तो वहाँ द लिटिल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे द फुटबॉल टीम इज़ डूइंग बेटर, तो यहाँ पे तो 10% का चांस नहीं है। जब हमें क्रिटिकल केस दिया रहता है अपने से हमें सेंटेंस में जब बोलता है कि ऑलरेडी सेंटेंस में क्या दिया रहता है, हिंट दी रहती है कि हमें मतलब एक लेवल की ओर जाना है, लेकिन यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया होता है ना, यहाँ पे नॉर्मल सेंटेंस रहता है, तो यहाँ पे हम आ लिटिल का नॉर्मली यूज करते हैं। जब नेगेटिव वाली बात आती है तो यहाँ पे लिटिल का यूज कर लेते हैं, और जब स्पेसिफिक कोई केस होता है तो हम द लिटिल का यूज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन द हाईलाइटिंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें दिया है ही इज़ पॉपुलर अमंग ऑल द विलेजर्स, ही इज़ द साल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जो विलेजर्स में क्या होता है, पॉपुलर होता है, वो कैसा व्यक्ति हो सकता है, तो इसमें द साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब निकालना है, ठीक है ना हमें। तो एन एंग्री पर्सन तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई गुस्से वाला आदमी तो हो नहीं सकता, और एक इमोशनल पर्सन भी नहीं हो सकता है, सेंसिटिव पर्सन भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो द साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है एक गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। इसमें बोला है कि जिसमें फंडामेंटल कुछ गुडनेस होता है, ऑलरेडी गुडनेस होता है, वो क्या कहलाता है, एक द साल्ट ऑफ अर्थ की मीनिंग से मतलब शो किया जाता है उसको, ठीक है ना। इसमें आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। तो ही इज़ गो टू द डेंटिस्ट एस्टरडे, तो ये तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। इसमें ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें तो बताने लायक कुछ है भी नहीं। गोद दे गलत कर देते हो। क्रॉस, इसमें मैंने क्रॉस कर दिया था, वो क्रॉस नहीं है, इसका मतलब ये 100% सही है, ये बोल रहा हूँ मैं। स्पेल्ट एरर का है, स्पेल्ट एरर से क्वेश्चन 100% आता ही आता है एक, इसलिए इसको और अच्छे ध्यान से। तो इसमें डिस्क्राइब को दिया है, तो डिस्क्राइब किस DEC होता है, DESCRIB होता है, तो एक तो गलत हो गया, ठीक है ना। डेवलप DEVE होता है, डेवलप, ठीक है ना, ये भी गलत हो गया। और डिफरेंट DIFERENCE होता है, ये भी गलत हो गया। इसमें डिसअपियर जो है वो पूरी तरह से सत्य है, ठीक है ना। ये आर्टिकल से है, तो द एम्प्लॉयज़ वर हैविंग, एसेंशियल है, तो ये स्टार्ट कहाँ से, वॉवेल से हो रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा एन। तो एन वाला देख लेते हैं, इस कौन सा है एन वाला, इसमें एन वाले कोई नहीं है, इसलिए तो ये सब तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें एन वाला ए हो जाएगा। और इन द, तो ये तो सीधा ऑप्शन से ही शो हो रहा है। आर्टिकल बहुत सरल आते हैं, लेकिन अपन को बस थोड़ी सी बेसिक पता होना चाहिए कि हम ए एन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, दा का यूज़ कैसे कर सकते हैं। दा का यूज़ हमेशा स्पेसिफिक के लिए किया जाता है, ए का यूज़ तो जानते ही होंगे कि कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट जहाँ साउंड होता है, और एन का यूज किया जाता है जहाँ वोवेल साउंड होते हैं। तो इतना बेसिक ध्यान दे लेना, और बाकी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं इससे, पर आते ज़रूर हैं। केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर इट इज़, ठीक है ना। तो इसमें दिया है कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट हिज पेरेंट्स डिसअप्रूव हिम इंटेंशन टू फ्लाई एट सच एन अर्ली एज, ठीक है। तो इट इसमें सब्जेक्ट है, तो इट का दैट हो जाएगा, ठीक, ये भी करेक्ट है। चलिए ये करेक्ट हो गया, तो इसमें तो कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। इसमें अब चूज करना कि गलत क्या है, ठीक है ना, दैट एरर चूज करना, ठीक है ना। तो अपन इसको और देखते हैं दूसरा, हिज पेरेंट्स डिसअप्रूव, हिज पेरेंट्स, ये भी सही है, इसमें गलती नहीं है। हिम इंटेंशन टू फ्लाई एट सच एन अर्ली एज, तो हिम, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इट है, तो ऑब्जेक्ट हिम कैसे हो सकता है, ही का हिम होता है ऑब्जेक्ट, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं बस। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और इसमें अपना बेसिक रूल पता होना चाहिए, बस हो गया कि सेंटेंस कैसे क्लियर हो सकता है, बस हो गया। फॉर्म ऑफ नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे डैश दिया वर रिवार्डेड टू देयर ब्रेवरी, तो यहाँ पे बर मतलब क्या है कि प्लूरल, वो क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब है।
जो बर है वो पास्ट के लिए क्या है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और ये इसका यूज किया जाता है प्लूरल के लिए। तो ए सोल्जर तो प्लूरल है नहीं, इसलिए नेगलेक्ट हो जाएगा। ये सोल्जर्स भी, ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। वैसे मैं सभी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके बता दूं, बस बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, बस हो गया। बाकी तुम्हारे क्वेश्चन सभी अच्छे से बन सकते हैं। और जो द सोल्जर्स, ये प्लूरल है तो ये हो सकता है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज का तो कोई चांस ही नहीं है, ऑलरेडी इसमें हो जाएगा, ठीक है ना, द सोल्जर्स हो जाएगा, ठीक है ना, विद द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। हमें मोस्ट परफेक्ट इसे चूज करना होता है, तो चलिए हम मोस्ट परफेक्ट देखते हैं। ही कम्स टू सी अस ऑन डैश संडे, तो वह आता है टू सी मिलने, ठीक है, हमसे मिलने आता है, तो ऑन संडे, तो इसमें ऑल मतलब तो हो नहीं सकता, सभी संडे, तो सभी संडे तो यहाँ पे हमें मोस्ट परफेक्ट चूज करना है, ठीक है ना, मोस्ट सुटेबल, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। द फ्यू मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक के लिए, बताया था आपको कि द फ्यू का यूज किसी स्पेसिफिक के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सब मतलब होता है कुछ, लेकिन एवरी हो सकता है क्योंकि रेपिटेशन एक्शन यहाँ पे, ही कम्स टू सी अस ऑन संडे, तो यहाँ रेपिटेशन एक्शन के लिए ऑलवेज एवरी का यूज करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ही कम्स टू सी अस ऑन एवरी संडे। कंप्लीट हो गई और हम दूसरे टॉपिक पर आ गए हैं। तो यहाँ पे साइंस और जीके को हमने कंबाइन कर दिया है। अब जब नेक्स्ट बार पेपर बनाएंगे तो उसमें साइंस और जीके को भी अलग कर देंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो। नहीं कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से को तो अच्छे से मिल ही रहा है। चलिए ठीक है, तो इसमें देखते कोयला का रिलेशन किससे, ऊष्मा से है। कोयला हमें ऊष्मा देता है, तो मोमबत्ती क्या देती है, हमें प्रकाश देती है, तो इसमें राइट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था, तो ये तो सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है, 1969 में कह रहे हैं ना, 1969 में, हाँ। याद कर लेना कि जुलाई 1969 में भारत ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों की स्थिति तथा वेग का निर्धारण एक क्षण यथार्थ के किसी वंचित हद तक संभव नहीं है, यह नियम, इसको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब किसी भी क्षण हम किसी भी एक छोटे मतलब माइक्रो जो एलिमेंट्स होते हैं उनका हम क्या है किसी एक स्थिति पर क्या कर सकते हैं, हम मतलब परीक्षण नहीं कर सकते, उनका पता नहीं लगा सकते हैं। यही हाइजेनबर्ग ने अपने सिद्धांत में बताया था, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत ये वाला सही हो जाएगा, ठीक, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम और देखते हैं कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक वैसिलस है, ये तो कॉन्सेप्चुअल है, सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। माइक्रोबैक्टीरियम क्या होता है, एक लेप्री क्या होता है, बैसिलस होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है। एक समान गति के साथ एक वस्तु क्या कर सकती है, त्वरित नहीं हो सकती, त्वरित हो सकती है, सदैव त्वरित होगी, एक समान वेग में रहेगी। एक समान गति के साथ वस्तु क्या हो सकती है, इसमें त्वरित हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है कि वस्तु गति जो होती है अचर होगी, लेकिन जो क्योंकि वेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, त्वरण से त्वरण उत्पन्न होता है। जो वेग परिवर्तन की दर होती है उसी को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर होता है, इसलिए क्या होगा कि ये त्वरित हो सकती है वस्तु एक समान गति के कारण, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं। परमाणु विस्फोट के दौरान बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसका मुख्य कारण होता है, इसका मुख्य कारण जानते क्या है, द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिक ऊर्जा में रूपांतरण, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में रूपांतरण। तो इसका होता है कि आइंस्टीन के जो E बराबर mc² दिए थे ना, उसी के अनुसार यह काम करता है। और इसमें क्या होता है, जो द्रव्यमान का जब क्षय होता है ना, तो जो ऊर्जा होती है उत्सर्जित होती है, और द्रव्यमान का जो क्षय होता है ना, ऊर्जा रूपांतरण के रूप में होता है, इसलिए इसमें ऑप्शन जो ए है ना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से द्विपत्र बीज का कौन सा उदाहरण है, इसमें तो दालें हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये कंसेप्चुअल है, इसको याद कर लेना, ये दालें होती है इसमें। कौन सी तरंगें ध्रुवित नहीं की जा सकती हैं, तो इसमें जो क्या होता है कि रेडियो तरंगें की जा सकती हैं, बैगनी तरंगें भी की जा सकती हैं, अवरक्त तरंगें भी की जा सकती हैं। तो इसमें जो होती है जो परासरब तरंगें होती है एक ध्वनि तरंगें होती हैं, और ध्वनि तरंग क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगें होती है, और अनुदैर्घ्य तरंगों को क्या कह सकता है,
अनुदैर्ध्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, इसलिए पराश्रव्य तरंगें ही क्या होंगी, ऐसी होती हैं जिन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। चलिए एक जी के क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो किस राज्य में है, असम में है। ये तो कॉन्सेप्चुअल है, इसमें ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, आप जानते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि विश्व में ऐसा है जो नदी द्वीप है और सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है ना। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है, तो इसमें रॉकेट गति पर संरक्षण का नियम जो लागू होता है वो होता है संवेग संरक्षण का नियम होता है। ठीक है ना। और जल्दी जल्दी पढ़ा देना। एक क्वेश्चन और, निम्न में से कौन से कण परमाणु नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो आपको तो पता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक पर, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक पर होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो कक्षक में होता है, न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन बाहर होता है, और न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन तो बाहर ही कक्षक में होते, तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते। ठीक है ना। सही है। किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल है और इसको हमारे माननीय केटी साहब जी ने कहा था, तो इसमें ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, बस याद करने की जरूरत है। ठीक है। इस टॉपिक का, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम है, तो उनका नाम जानते क्या है? वो लुइस फिशर थे, जो कि महात्मा गांधी का आंदोलन के समय में मतलब अमेरिकी पत्रकार थे जो चलिए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मगध की राजधानी पूछा है, तो मगध की राजधानी कौन सी है? मगध की राजधानी गिरिब्रज है। ये कॉन्सेप्चुअल है, सीधी इसको याद कर लेना, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। एक और पार्ट की ओर, रीजनिंग की ओर चलते हैं और आपको समझाते हैं। एक इसमें क्वेश्चन है, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोलती है। चलिए एक औरत बना लेते हैं, और ये औरत क्या बोलती है कि ये औरत है, सॉरी ये औरत है, औरत को गोला से डिनोट करते हैं और स्क्वायर से पुरुष को डिनोट करते हैं। ठीक है ना। औरत कहती है किसे, क्या कहती है कि औरत कहती है वह उसकी इकलौती पुत्र वधू, मतलब इसके बेटे की पत्नी, ये पत्नी हो गई, पुत्र वधू के ससुर, इसके ससुर, ये मतलब इसके हस्बैंड, ससुर का पिता, इसके पिता ये कहलाएगा। ठीक है ना। पिता है उस आदमी और औरत में संबंध, तो इसमें संबंध बताना है, तो ये क्या कहलाएगा? ससुर का संबंध कहला जाएगी, तो कहा जाएगी ये ससुर फादर इन लॉ हो जाएगी। फादर इन लॉ हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो इसमें क्या करना कि अपन को आकृति चेक करना है, तो इसमें मेरे पास और क्वेश्चन है, उत्तर आकृति के एक उपयुक्त आकृति चुने जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें इस टाइप का रोटेट कर रहा है, इसमें ऐसे रोटेट कर रहा है, इसमें ऐसे है ना, तो इसमें ऐसे हो गया, और ये ऐसे अपोजिट घूम रहा है ऐसे, तो इसका ऐसे ऐसे है, तो इसका क्या हो जाएगा कि ये जो अंदर वाली तीर होगी तो ऐसे ऊपर हो जाएगी, और ये ऐसे तो ऐसे हो जाएगा, और ये मतलब ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर ऐसे हो जाएगा, ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक है ना। जो कि ऑप्शन पर नहीं लिखा है, बाकी राइट आंसर यही होगा। इसमें हमें क्या करें, नया निगमन है, तो हमें बनाना है कि वेजिटेबल्स पोटैटो और कैबेज, वेजिटेबल में सब्जी होती है, पोटैटो क्या होता है? आलू, और कैबेज में गोभी होती है। ठीक है ना। तो वेजिटेबल ये हो गया क्या, ये वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल के अंदर आलू आती है ये, और कैबेज गोभी वेजिटेबल के अंदर आती है, तो ऐसे कुछ ये वाला है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से प्रश्नों में से 4 दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा विषम है, जैसे विषम वाला चूज करना है। ठीक है ना। तो देखिए जेबरा क्या है, ये भी जंगल में रहता है, लायन भी जंगल में रहता है, चीता भी जंगल में रहता है, लेकिन जो है घोड़ा जो है ये पालतू जानवर है, और ये कहाँ रहता है? शहर में, मतलब घर पे रहता है, इसलिए यहाँ पे विषम ये हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ LUTE, इसको क्या LUTE जो है इसको क्या लिखा है MUTE, मतलब यल से यम किया, मतलब एक बढ़ाया है और बाकी पूरे लास्ट के अक्षर क्या है, सभी सेम है ये वाले तीन, तो पूरे सेम लास्ट के MUTE सेम है, यल से यम किया है प्लस एक किया है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ यफ से क्या किया है, प्लस एक किया है, 7 हो गया, तो ये मतलब 6 से क्या है 7 किया, मतलब जी से एफ किया है 7 किया, ठीक है ना। और बाकी लास्ट के 3 ATE सेम है, तो इसमें बी से क्या हो जाएगा, बी में एक करेगा प्लस तो क्या सी हो जाएगा, CLUE हो जाएगा, जो कि ए राइट आंसर है, ठीक है। तो टीचर क्या लिखा है VGCE, तो रुकिए हम बता रहे हैं, कोडिंग का क्वेश्चन है, तो टीचर को क्या लिखा है BGCE लिखा, ठीक है ना। तो टी से भी मतलब T20 होता है, इसमें नंबर याद करना पड़ेगा, और B22 होता है, मतलब T+2 मतलब 2 किया है प्लस 2 तो भी आ गया, और E5 होता है, G7 होता है, इसमें +2 किया है, AC +2 किया है, सभी +2 किया है, इसमें तो इसमें क्या करना है CHILDRE देखना एन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है C+2 तो 5 हो जाएगा, मतलब ई हो जाएगा यहाँ पे। यच क्या होता है 8 होता है, तो 8 11 हो जाएगा, के हो जाएगा, सॉरी 8 तो 10 हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है ना। ये आई है 9 होता है, तो 9 तो 11 के हो जाएगा, एल होता है 12 तो 14 हो जाएगा, एन हो जाएगा, और डी होता है 4 तो 6 हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और आर होता है 18 18 20 टी हो जाएगा, और ई का क्या होता है 5 होता है 2 7 हो जाएगा, जी हो जाएगा, और एन का 14 होता है 14 2 16 मतलब पी हो जाएगा। मतलब एक कौन सा है EJK यार गाना नहीं EJK NFTGP, मतलब आंसर ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको करते हैं कैसे कि सभी आदमी कुत्ते हैं, तो सभी आदमी, ठीक है ना, पहले आदमी बना लेते, सभी क्या है कुत्ते हैं, ठीक है, और सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ये कुत्ते क्या है बिल्ली हैं, ये मैन है, ये डॉग है, ये कैट है, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या बोले, सभी आदमी बिल्ली हैं, सभी मैन क्या है बिल्ली हैं, तो है फर्स्ट वाला तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अंदर की ओर सब सत्य होता है, और सभी बिल्ली आदमी हैं, सही बिल्ली आदमी हैं, तो ये क्या है गलत हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ बिल्ली आदमी होती तो हो जाता, बाकी सभी बिल्ली आदमी हैं, तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें देखना है निष्कर्ष में कि क्या आता है फर्स्ट, यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, मतलब ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे। रोहन की स्थिति यहाँ पे कि रोहन की स्थिति कक्षा में रैंक ऊपर से, चलिए ऊपर से किस नंबर पे है, ऊपर से 7वें नंबर पे है, ठीक है ना, और नीचे से 26 नंबर पे है, 26 नंबर पे है, तो क्या करते हैं 7 6 13, मतलब तीनों को दोनों को जोड़ देते हैं और एक का डबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक घटा देंगे तो एक कितना हो जाएगा 32 रैंक हो जाएगी इसकी। तो इसमें जो कक्षा में जो विद्यार्थी हो जाएगी, कुल विद्यार्थी संख्या कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी, अगर टोटल विद्यार्थी संख्या होती है इन दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं, ठीक है ना, तो 32 मतलब ये वाला आंसर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन सीरीज से है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 15 35 63 और 99 है ना, तो इसको क्या करते हैं लिखते हैं 3 15 35 63 99, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इनके बीच का अंतर जो है कितने का अंतर है 12 का अंतर है, इनके बीच कितने का अंतर है 20 का अंतर है, इनके बीच कितने का अंतर है 28 का अंतर है, ठीक है ना, और इनके बीच कितने का अंतर है 28 का है, और 63 और 99 के बीच का अंतर जो है 36 का अंतर है। अब इनके बीच में अगर देखा जाए तो 8 का अंतर है, ये 8 का अंतर हो गया, ये 8 का अंतर हो गया, ये 8 का अंतर हो गया। इसका मतलब अगर 36 में 8 जोड़ा जाए तो 36 8 14 44 होता है, और अगर 99 में 44 जोड़ा जाए 99 + 44 कर दिया जाए तो 9 4 13 3 हासिल 1 और 9 4 13 14 143, जो 143 होगा वो आंसर राइट होगा, ठीक है ना। ये डबल सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इनको पढ़ ही लेना, मतलब आते ही आते हैं। चलिए थैंक यू, आज का पेपर कंप्लीट हुआ, और इसी तरह और पेपर को प्राप्त करने के लिए कमेंट्स करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे
जो और भी बच्चे हों उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और हम आपके लिए ही कोशिश करेंगे कि और से और अच्छे से पेपर बना के दें। और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, इनको लगा लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और नेक्स्ट पेपर के साथ और अच्छे पेपर के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। जय हिंद।